नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुजरात चुनाव की वोटिंग के बीच चुनाव आयोग के पास पहुंची कांग्रेस, बीजेपी की कर दी शिकायत। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर आ गया है। आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, लेकिन उस वोटिंग से ठीक पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद चुनावी चंदे को लेकर है और कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर आरोप लगा दिया गया है। असल में देश के 8 राष्ट्रीय दलों में से 4 की आय व्यय रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक कर दी है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2021-22 में केंद्र और कई राज्यों में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को 614.53 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। अब कांग्रेस ने बीजेपी को मिले इस चंदे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर कांग्रेस ने कहा कि वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करती है। इस वजह से कोई लेवल प्लेइंग नहीं बची है, कहीं कोई समानता नहीं चल रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो इसे वसूली करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो 137 साल से भी ज्यादा पुरानी है, उसको कितना पैसा मिला है? भाजपा को शायद 6 गुना ज्यादा पैसा मिला है। ये तो वो पैसा है जो उन्होंने चेक के माध्यम से लिया है। विधायकों को खरीदने में, सरकार गिराने में जिस पैसे का इस्तेमाल होता है, उसका तो कोई भी स्रोत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तो सारा पैसा अनअकाउंटेड है। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये लोग मनी ट्रांसफर स्कीम चला रहे हैं, जहां पर गरीबों से पैसा लिया जाता है और अमीरों को दे दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में आज पहले चरण के लिए 89 सीटों पर हो रही वोटिंग। 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हो रही कैद। यह आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर मतदान के ठीक एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग प्रदेश में फाइनल एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वोटर से अपील करते हुए कहा कि राज्य की जनता अपने घर से बाहर निकले और राज्य की खुशहाली के लिए मतदान केंद्रों में जाकर मतदान करें। आपको बता दें कि आज गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की फिर से आ गई आफत। शराब नीति घोटाले में ईडी ने कर दिया बड़ा दावा। कहा मनीष सिसोदिया ने बदला अपना फोन और सबूत कर दिए नष्ट। ये आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में जांच एजेंसी सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय हर रोज नए खुलासे कर रही है। अब ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपियों ने कई बार अपने फोन बदले और सबूत नष्ट कर दिए। ईडी का कहना है कि कथित घोटाले की अवधि के दौरान इन फोनों का इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत को इस संबंध में जानकारी दी है। ईडी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दिल्ली के व्यवसायी अमित अरोड़ा और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने 11 फोन इस्तेमाल किए और बदले। ईडी ने अदालत को बताया कि ये फोन कथित शराब घोटाले की अवधि के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। ईडी ने मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा पर केस से जुड़े सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, डोर टू डोर कैंपेन में जुटी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद के जमालपुर और खड़िया में जमकर रोड शो किया। रोड शो में जमकर भीड़ उमड़ी। भीड़ को देखते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यह भीड़ इस बात का संकेत है कि इस बार फिर से गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दूसरे चरण में होने वाले चुनावी इलाकों में जन प्रचार करने में जुट गए हैं। डोर टू डोर कैंपेन के तहत आज अहमदाबाद के नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनसंपर्क कर पर्चे बांटे। केंद्रीय मंत्री के साथ में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद थे। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ये सीटें राज्य की 19 जिलों में फैली हुई हैं और इस चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। अगली बड़ी खबर, रामपुर उपचुनाव में आजम खान को मिला चंद्रशेखर रावण का साथ। सपा कार्यालय में की मुलाकात, योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि रामपुर उपचुनाव से पहले अपनों से दूर हो रहे आजम खान को बुधवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण का साथ मिला है। चंद्रशेखर ने सपा कार्यालय में पार्टी के लोगों से मुलाकात करने के बाद आजम खान से भी मुलाकात की। चंद्रशेखर रावण ने इस दौरान योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि यह सरकार बहुत अहंकारी हो गई है,
ऐस का अहंकार वोट की चोट से चकनाचूर कर देंगे। अंबेडकर पार्क में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब सत्ता अहंकारी और तानाशाह हो जाए तो किसी भी निर्दोष को सजा हो सकती है। खुद को भुक्तभोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भी रासुका में बंद कर दिया गया था। चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखती है, लोकतंत्र की हत्यारी है, उसे कुचलना चाहती है। इसी का परिणाम है कि जो लोग सरकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और जहां भी अन्याय होगा वहां आजाद समाज पार्टी खड़ी रहेगी। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जनता से की बड़ी अपील, बोले काम करने वाले को वोट दें, हम नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मलकागंज और कमला नगर में रोड शो करने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 तारीख को दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, दिल्ली की सफाई का मामला है। इन लोगों ने दिल्ली को कूड़ा कर दिया है। आप लोगों ने हमारे स्कूल अस्पतालों को ठीक करने का मौका दिया, हमने सब ठीक कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फ्री बिजली दी, लेकिन सफाई मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में आने पर हम इसे भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, काम करने वाले को वोट दें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के साथ साथ मुख्यमंत्री आए हैं, योगी आदित्यनाथ एमसीडी के लिए वोट मांग रहे हैं, 17 केंद्रीय मंत्री एमसीडी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं मन में सोच रहा था कि 15 सालों में एक काम कर लिया होता तो इतने मंत्री नहीं लाने पड़ते। हमने इतने काम किए कि पंजाब से कोई भी मंत्री नहीं लाना पड़ा। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर योगी आदित्यनाथ ने बोला बड़ा हमला, बोले तालिबान जैसा शासन चाहते हैं लेकिन हम पनपने नहीं देंगे। ये आपको बता दें कि खतौली उपचुनाव का सियासी संग्राम तेज हो गया है, सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खतौली में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी देवी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी ने कानून व्यवस्था की नजीर पेश की है। पहले कैराना में पलायन होता था, महिलाओं का घर से निकलना दूभर था, व्यापारी डरे हुए थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार में पलायन बंद हो गया। महिलाएं अब घर से बाहर जा सकती हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। असर उत्साह की वजह से जो व्यापारी लौट गए थे वो दोबारा वापस आ गए हैं। कैराना में फिर से रौनक छा गई है। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार फिर से सपा और रालोद की जोड़ी गुंडा टैक्स को दोबारा शुरू करने का हिस्सा बन रही है। कैराना के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं, तालिबान जैसा शासन चाहते हैं, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडागर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का कार्य किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में मतगणना की तैयारियां शुरू, 8 दिसंबर को 59 जगहों पर होगी काउंटिंग। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 8 दिसंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतगणना की तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग की ओर से मतगणना से पहले कर्मचारियों को 2 बार रिहर्सल करवाई जाएगी। ये रिहर्सल 2 दिसंबर और 7 दिसंबर को होना प्रस्तावित है। इसके बाद ये कर्मचारी 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर देंगे। मतगणना में पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और इसके बाद ईवीएम मशीन पर डाले गए मतों की काउंटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के पहले रोजाना 9 बजे तक आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 11 बजे तक स्थिति कुछ हद तक स्पष्ट होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव आयोग की ओर से 59 जगहों की काउंटिंग 68 मतगणना हॉल में पूरी होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी को ईवीएम मशीन से अधिक प्रेम, इसीलिए हम तंबू लगाकर कर रहे रखवारी। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस को ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की आशंका है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ रखे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। राणा ने कहा कि कार्यकर्ता लगातार स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। राणा ने कहा कि मौके पर तैनात कार्यकर्ताओं से नेता रिपोर्ट भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने ईवीएम मशीन की व्यवस्था शुरू की थी उन्होंने भी अब ईवीएम मशीन के इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। राणा ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम मशीन से कुछ अधिक प्रेम है, इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, रामपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे आजम खान, बोले मुस्लिमों का वोट खत्म करना चाहती है सरकार, मेरा मताधिकार छीनना एक प्रयोग है। ये आपको बता दें कि अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि मेरे वोट के अधिकार को समाप्त कर सरकार एक टेस्ट करना चाहती है, तजुर्बा करना चाहती है, ये देखना चाहती है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को इस अधिकार से वंचित किया जाएगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी। उनका इशारा दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुस्लिमों को वोट के अधिकार से वंचित करने को लेकर था। रामपुर शहर विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए सुतर खाने में आयोजित जलसे में आजम खान ने कहा कि इस जुल्म ज्यादती के लिए अगर आप लोग तैयार हो तो आसिम रजा को चाहिए कि वो अपनी उम्मीदवारी को वापस लेने का ऐलान कर दें। अगर इतनी ही बुज़दिल जिंदगी गुजारना चाहते हो तो हमसे अच्छा तो जानवर है जो रात में कम से कम अपने लिए खाना तो तलाश कर लेता है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में रहने की आज कोई भी तकलीफ नहीं है, वजह यह है कि वो गुजरा हुआ कल था, एक भयानक ख्वाब है जो गुजर गया। आजम खान ने कहा कि मैं कल भी सही था और मैं आज भी सही हूं, मैंने कल भी जालिम को अच्छा नहीं कहा था और आज भी अच्छा नहीं कहूंगा। हां, बेअक्ल जरूर कहूंगा, क्योंकि अक्ल होती तो वे लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि 35 बरस बाद हमने छोड़ा है, क्या मैं उन्हें छोड़ने के काबिल छोड़ देता। आपको बता दें कि आजम खान ने कहा कि जो आज हमारे और तुम्हारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो कसम खाकर कहता हूं इन बच्चों की मुस्कुराहट की कि बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले कहता कि पहले आजम खान से पूछ लो। अगली बड़ी खबर, राजनाथ सिंह के अपशब्द वाले बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा भाजपा नेता कर रहे गुमराह। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जो कहा उसको लेकर भाजपा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। राजनाथ सिंह समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए। इस बीच कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह समेत भाजपा नेता पूरे मामले पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी कहा उसे अखबारों ने पूरे तरीके से रिपोर्ट किया है और जो भी इस मामले को तूल दे रहे हैं उन नेताओं को रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और फिर टिप्पणी करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाएगी सरकार और एमसीडी में जीतेंगे 230 से ज्यादा सीटें। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि आखिर गुजरात चुनाव और दिल्ली नगर निगम चुनाव में से कौन सा बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव एक चुनौती है, किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मैं समझता हूं कि चुनाव एक मौका होता है जनता से बात करने का, जनता के सामने अपनी बातें रखने का, अपना एजेंडा रखने का। तो हर चुनाव अच्छा होता है और एक चैलेंज होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि जनता जनार्दन है, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे जनता का मूड देखकर लग रहा है कि दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए। यह पूछने पर कि बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है, इस पर केजरीवाल ने कहा कि अब नतीजे ही बताएंगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं और वो भी मेहनत कर रहे हैं। यह पूछने पर कि आपका क्या टारगेट है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमारा टारगेट नहीं है, टारगेट जनता तय करती है, लेकिन हमारे सर्वे में दिख रहा है कि हमें एमसीडी में बहुमत मिलना चाहिए, 250 में से 230 सीटें आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गुजरात में सरकार बननी चाहिए, गुजरात में 92 पार होना चाहिए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा। इस सवाल के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जब हमारी 67 सीटें आई थी तब भी लोगों को यकीन नहीं हुआ था, जब पंजाब में 92 सीटें आई तब भी लोगों को यकीन नहीं हुआ, जब पार्टी बनने के बाद 1 साल में ही 28 सीटें आई थी तब भी किसी को यकीन नहीं हुआ था। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि इस बार गुजरात में पार्टी 92 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 250 में से आम आदमी पार्टी 230 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आपका क्या मानना है, क्या केजरीवाल का दावा सही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले राजनीति में लगातार करनी चाहिए मेहनत। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का क्या परिणाम होगा ये जानने के लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन राजनीति में निरंतर प्रयासों से ही सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि उनका हमेशा से यह मानना रहा है कि नेताओं को परिश्रमी होना चाहिए।
चाहिए और जब कोई कठिन परिश्रम करता है तो उन्हें अच्छा लगता है। अमित शाह की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश के मुख्य विपक्षी नेताओं में शुमार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भाजपा नेता इसके लिए लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने भाजपा की कथित विभाजनकारी राजनीति, देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को इस यात्रा की शुरुआत की थी। करीब 3570 किलोमीटर दूरी की यात्रा 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू एवं कश्मीर में समाप्त होगी। अगली बड़ी खबर, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से दिया इस्तीफा, चैनल खरीदने के करीब पहुंचा अडानी समूह। ये आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी के जाने माने चेहरे रवीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई कार्यक्रमों को होस्ट किया, जिनमें हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम शामिल है। रवीश कुमार दोबारा पत्रकारिता में योगदान के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार और 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आपको बता दें कि रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने कहा कि रवीश जितना लोगों को प्रभावित करने वाले कुछ ही पत्रकार हैं। बता दें कि रवीश कुमार का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही एनडीटीवी के कार्यकारी सह अध्यक्ष प्रणव रॉय ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। रवीश कुमार के कई दिनों से इस्तीफा देने की खबरें चल रही थी। आखिरकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, मैनपुरी में उपचुनाव से पहले शिवपाल यादव ने लोगों से कर दी बड़ी अपील, बोले आज से अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर पुकारें। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ में पुनर्मिलन होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव ने मैनपुरी और इटावा के लोगों से अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर पुकारने को कहा है। बता दें कि लोक पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहकर बुलाते थे। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अपने जसवंत नगर क्षेत्र में एक चुनावी सभा में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के हाल ही के एक भाषण का संदर्भ देते हुए कहा कि आपने करहल में कहा कि नेताजी जैसा कोई नेता नहीं है और मैं कहना चाहूंगा कि मैनपुरी और सैफई के लोग उन्हें बड़े मंत्री कहा करते थे और मुझे छोटे मंत्री कहा करते थे। अब मैं ये चाहता हूं कि आप सभी अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर पुकारें। एकजुटता प्रदर्शित करते हुए अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने चाचा शिवपाल यादव के मंच पर पहुंचने पर उनके चरण स्पर्श किए। शिवपाल यादव मैनपुरी सीट पर बहू डिंपल यादव का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी। शिवपाल यादव ने कहा कि ये मेरी बहू है और इस चुनाव में एक उम्मीदवार है। मैं मैनपुरी के लोगों से ऐसी जीत दिलाने की अपील करता हूं जो कि विपक्षियों ने कभी देखी ना हो। आपको बता दें कि फिलहाल मैनपुरी में कांटे का मुकाबला चल रहा है। आपका क्या मानना है, मैनपुरी में इस बार कौन जीतेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही न्यू और ताजा अपडेट जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।